आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 9 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे चैप्टर 9 तक। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं, चैप्टर 9 तक आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट का, वहां पर पूरा चैप्टर 9 तक आपको पूरा बढ़िया से विस्तार से पढ़ाए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, पूरा सब कुछ उसमें करवाए हैं। जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये भाग 3 है। भाग 2 तक भी आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एक बात बताइए, आप लोग कमेंट में लिख कर बताइए कि इसका नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। नोट्स आप लोगों को इसका बनाना है, हम नोट्स चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा। नोट्स इसका बनाना है और नोट्स हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब नोट्स कैसे चेक करेंगे, आप लोग कहेंगे नोट्स हम कैसे चेक करेंगे। नोट्स ऐसे चेक करेंगे जैसे टेलीग्राम ग्रुप में हम देते हैं मॉडल सेट और वहां पर आप आंसर लिखकर भेजते हैं, सेम टू सेम वैसे ही हम बताएंगे कि किस दिन आपको ये आप लोगों को ये किस दिन भेजना है। ये जो आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स किस दिन आपको भेजना है टेलीग्राम ग्रुप में, ये सब हम बताएंगे। और उस दिन आपको क्या करना होगा, भेजकर और चेक करवाना होगा कि आप नोट्स कहां पर गलत बना रहे हैं, कहां पर सही कर रहे हैं, क्या और बेहतर आप कैसे नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि आगे भी जब आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना होगा तो उस समय भी नोट्स, या कोई भी आपको तैयारी करना होगा एग्जाम का, तो उस समय भी नोट्स बनाना होता है। अब उस समय बच्चे पूछते चलते हैं, अच्छा नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए। और इसी समय तो नोट्स का प्रैक्टिस करना होता है बनाने का। अगर इस समय नोट्स बनाने आ गया तो आपको नोट्स अच्छा बेहतर एक नोट्स बना सकते हैं। और उस समय जब आप कंपटीशन वाला एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उस समय भी बेहतर नोट्स बना सकते हैं। तो हम बताएंगे कि किस दिन आप नोट्स चेक करेंगे, उसी दिन आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स को भेजना होगा। अभी नहीं भेजना है, हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। इन मौर्य काल में जो अर्थव्यवस्था था, अर्थव्यवस्था समझते हैं कि पूरा उस राज्य का अर्थव्यवस्था यानी कि उस राज्य का टैक्स प्रणाली है वो किस पर टिका हुआ है। उनको टैक्स कहाँ से मिलता था, वहां के लोग किस पर निर्भर रहते थे, ये क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी कि किस किस चीज से टैक्स मिलता था उनको, वहां के राजा को, उस समय मौर्य काल के राजा को। तो ये ऑप्शन ए है, कृषि बी है, पशुपालन सी, व्यापार और डी सभी। तो डी सभी हो जाएगा क्योंकि कृषि भी होता था ठीक ठाक, पशुपालन भी और व्यापार भी होता था। व्यापार भी देखिए अपने देश के साथ साथ अलग अलग देशों से भी व्यापार हुआ करता था। और एक बात, सिकंदर के आने के बाद इधर देखिए भारत का मैप उतना अच्छा से यहाँ पर नहीं बन पाया, फिर भी देख लीजिए इधर मध्य एशिया वाला क्षेत्र से आया था सिकंदर ना। सिकंदर के आने के बाद इधर वाला व्यापारिक कितना व्यापारिक मार्ग भारत से जुड़ने लगा, बहुत सारे व्यापारिक मार्गों का खोज हुआ कि भारत में आने वाला व्यापारिक मार्ग था। इधर से विदेशों में भी क्या होता था, व्यापार होता था। यूनान, ईरान, इराक, ये सारे जगह से क्या होता था, भारत का व्यापार होता था। और समुद्री रास्तों से भी यहाँ से व्यापार इधर होता था। चलिए आगे बढ़ते। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था, पटना, तक्षशिला, दिल्ली या नालंदा। तो ये तक्षशिला। आपको पता है कि मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे, चाणक्य। चाणक्य कहाँ के प्रोफेसर थे, यानी कहाँ के आचार्य थे, कहाँ के टीचर थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय को। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाई किए थे, जो पढ़े थे, कहाँ से ये सब शिक्षा लिए थे, युद्ध करने का शिक्षा, विज्ञान का, इतिहास का, भूगोल का, ये पूरे सांसारिक ज्ञान ये सब कहाँ से लिए थे, कहाँ से सीखे थे, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही सीखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अशोक के समय साम्राज्य कितने क्षेत्रों में बटा था। उसका साम्राज्य देखिए बटा नहीं था, कोई और नहीं बांटा था, यही सम्राट अशोक नहीं बांटा था ये अपने साम्राज्य को कई क्षेत्रों में, और अलग अलग जगह के अलग अलग राजा बना देता था। जैसे छोटे छोटे क्षेत्रों को इधर के एक अलग राजा बना दिया, इधर के एक अलग राजा, इधर वाला अलग, इधर वाला अलग। और मेन जो बीच होता था, मेन राजा कौन होता था, सम्राट अशोक। अंतिम निर्णय सम्राट अशोक लेता था। लेकिन छोटे छोटे क्षेत्रों को संभालने के लिए इतना बड़ा क्षेत्र थोड़ा संभाल सकता है एक राजा से। और राजा क्षेत्र संभालेगा कि जनता का वृद्धि विकास देखेगा। इसीलिए कितने क्षेत्रों में, ये ए नंबर है 3, बी नंबर 4, सी नंबर 5 और डी नंबर 8। तो ये 5 क्षेत्रों में, बहुत सारे बच्चे 4 क्षेत्र में टिक करेंगे, देखिए गलत हो जाएगा। 4 क्षेत्र में कब तक था, जब तक था जब चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का समय ही 4 क्षेत्रों में था। लेकिन जैसे ही अशोक सम्राट बना, कालिंग पर आक्रमण हुआ, कालिंग विजय हुआ, तो 5वां बन गया कालिंग। कौन कौन तो 4 गो, एक उत्तरापथ था,
उत्तरा पथ इधर उत्तर वाला क्षेत्र जिसका राजधानी तक्षशिला था, एक दक्षिणा पथ था जिसका राजधानी स्वर्णगिरी था, और एक था अवंती, ये वाला क्षेत्र अवंती था जिसका राजधानी उज्जैनी था, और एक जो था वो मध्य देश था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। बस यही ये मगध था, पूरा फैला हुआ क्या था, मगध था। और इसको 4 क्षेत्र में पहले बांटा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय। और एक पांचवा क्षेत्र सम्राट अशोक ने जोड़ा, उसका क्या नाम था, यहाँ पर कालिंग विजय हुआ जिसकी राजधानी तोसली थी। 5 गो हो गया ना, उत्तरा पथ, दक्षिणा पथ, मध्य देश और अवंती 4 गो, एक हुआ तक्षशिला 5, तक्षशिला बोलना है, ये कालिंग 5 गो हो गया। कुल कितना हुआ, 5 हुआ। तो 5 क्षेत्र में बटा हुआ था। अशोक के कुल कितने बृहद शिलालेख हैं, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 14, और ऑप्शन सी 18, और ऑप्शन डी 40। तो 14 गो बृहद शिलालेख थे। और लघु शिलालेख कितने थे, लघु 7 गो थे। और कुछ छोटे मोटे भी शिलालेख मिले हैं बहुत सारे। ये गुहा लेख में मिले, गुफाओं में भी लिखा हुआ। और गुहा लेख कहाँ पर मिले हैं, अब बताइएगा गुहा लेख कहाँ पर मिले। हाँ देखिए, एक जगह ये नजदीकी में नाम आता है, गाया के पास में बराबर की पहाड़ी है, जो कि अभी भी आप देख सकते हैं। अगर बराबर की पहाड़ी के पास आप घूमने गए होंगे, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे लोग बराबर की पहाड़ी को घूमने के लिए जाते हैं। वहां पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। किसने, सम्राट अशोक ने ही 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसका नाम क्या क्या था, लोमस ऋषि, विश्व झोपड़ी, कर्ण चोपर और सुदामा गुफा। 4 गो गुफाओं का नाम रखा था। उस पर अभी भी अशोक द्वारा लिखवाया गया गुहा लेख, उसमें अशोक द्वारा लिखवाया गया बातों को उसमें अभी भी है। और वो सब अलग अलग, ये ब्राह्मणी लिपि में लिखी हुई है, ये अलग अलग लिपियों में वहां पर क्या हुआ है, लिखा हुआ है। जो भी उस लिपि को पढ़ सकते हैं, वहां पर जो गाइड रहते हैं, गाइड वहां पर बताने वाले, वो सब बताते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये देखना है तो वहां पर देख सकते हैं। या बहुत सारे स्तंभ लिखे हुए, उस पर भी सम्राट अशोक के बहुत सारा विवरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक के किस स्तंभ लेख पर मोर चित्र बना हुआ है, ए रामपुरवा, बी इलाहाबाद, सी लौरिया नंदनगढ़ और डी सभी। तो ये लौरिया नंदनगढ़ पर बना हुआ है मोर चित्र। अब बताइएगा लौरिया नंदनगढ़ जो है, लौरिया नंदनगढ़ ये कहाँ पर है, लौरिया नंदनगढ़ कौन से क्षेत्र में, आपको बताना है। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज 2 है, दोनों कौन से क्षेत्र में, किस जगह पर है, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज, ये कमेंट में लिखकर आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था, इलाहाबाद, चीन, श्रीलंका या म्यांमार। तो श्रीलंका भेजा था। और श्रीलंका के जो राजा थे इनके धर्म से इतने प्रभावित हो गए, बौद्ध धर्म से, कि सिंगली जो वंश के राजा थे इस सब ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अभी तक बहुत सारे वहां पर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। अधिकतम संख्या बौद्ध धर्म की है श्रीलंका में। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य द्वारा राजा के कितने सिद्धांत दिए गए हैं, 7, बी 8, सी 4 और डी 2। तो सप्तांग सिद्धांत में 7 को दिए गए हैं। ये कहाँ पर दिया गया है, ये कहाँ पर इसका वर्णन है, ये अर्थशास्त्र में वर्णन है, कौटिल्य द्वारा यानी चाणक्य द्वारा यानी विष्णुगुप्त द्वारा लिखा गया। जैसा उन्हीं का नाम है, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, उनके द्वारा लिखा है। और पुत्र पुत्री का क्या नाम था, जो गए हुए थे श्रीलंका सम्राट अशोक के, पुत्र का नाम था महेंद्र और लड़की का क्या, पुत्री का क्या नाम था, संघमित्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मौर्य काल में टैक्स छुपाने पर कौन सा दंड दिया जाता था, यानी टैक्स चोरी पर समझ लीजिए, टैक्स चोरी, जो टैक्स नहीं चुकाते थे उसको कौन सा दंड दिया जाता, टैक्स को छुपा लेते थे। मृत्यु दंड, सामानों की कुर्की, 4 साल कारावास, 2 साल कारावास। तो मृत्यु दंड सीधे दे दिया जाता था। अगर टैक्स छुपाए तो क्या हुआ, मृत्यु दंड दे दिया गया। चलिए अगला है, कलिंग युद्ध का विवरण कौन सा शिलालेख में मिला, कलिंग युद्ध का विवरण कौन सा शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन ए है 8वें, ऑप्शन बी है 7वें, ऑप्शन सी है 13वें और ऑप्शन डी है 14वें। तो कलिंग युद्ध का विवरण जो है वो 13वें ये जो अपना शिलालेख है उसमें वर्णन करवाया। कलिंग युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ था, ये सब। तो कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी कैसे मिलती है बताइए, ये हमको कैसे पता चलता है कि इतना जबरदस्त भीषण हुआ था युद्ध, इतना दोनों तरफ से खूब लोग की मृत्यु हुई थी, तो कैसे पता चलता है, इसी से पता चलता है। और कोई लोग थोड़े बचे उस समय, हाँ बताएंगे हाँ कलिंग में युद्ध हुआ था, कोई लोग बचे हैं नहीं। ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कौन समझा पाया, प्रियदर्शी बताइए। अभी हम लोग को ब्राह्मणी और खरोष्टी में उसका जो मिलता है शिलालेख, यानी मान लीजिए ये अभिलेख मिलता है, अभिलेख में सब आते हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो जो मिलता है उसका शिलालेख या स्तंभ लेख या गुहा लेख, गुफाओं पर लिखा हुआ खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि में, ये कौन समझा पाता। हम लोग को तो जो हम लोग अपनी लिपि लिखते हैं ये देवनागरी है,
और इंग्लिश वाला रोमन होता है। हम लोग तो देवनागरी, रोमन यही सब जानते हैं, और संस्कृत भी लिखते हैं तो ये देवनागरी में ही लिखते हैं, और भी अलग अलग भाषाएं, कई भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती है। लेकिन ये ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि हमको कौन समझाएगा? देखिए ये जेम्स, ये किसको मालूम था इसमें से? तो ऑप्शन ए प्रियदर्शी, बी मैकी जी, और सी कनिंगम, और डी जेम्स प्रिंसेस। तो जेम्स प्रिंसेस ने समझाया था। अभी जो वर्तमान में नहीं, ये जब खोज हो रहा था ये सब ना, तो जेम्स प्रिंसेस ये एक अंग्रेज था, तो अंग्रेजों द्वारा ही भारतीय इतिहास को खोजने का कार्य किया गया, खोजने की शुरुआत किया गया। तो जेम्स प्रिंसेस ही उस समय पढ़ पाया था किसको? ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को समझा पाया था क्या क्या हुआ था। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।